सोचिए, क्या हो अगर किसी के जाने के बाद उसके परिवार के सबसे कमजोर लोग, उसके बच्चे, विरासत से ही बाहर हो जाएं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही संवेदनशील और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो न जाने कितने परिवारों को अंदर तक प्रभावित करता है। चलिए एक सिचुएशन कल्पना करते हैं। एक दादा हैं जिनका एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनके पोते पोतियों का, यानी उस गुजरे हुए बेटे के बच्चों का, उनकी विरासत पर कोई हक बनता है? यही वो कह सकते हैं वो अहम सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस सवाल पर ना दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम विपरीत सोच हैं। एक तरफ तो वो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ एक विद्वान का तर्क है जो इस पूरी की पूरी सोच को ही चुनौती देता है। तो चलिए इन दोनों को जरा समझते हैं। और ये दुविधा सच में दिल तोड़ने वाली है। देखिए, एक तरफ तो समाज में अक्सर यही माना जाता है कि अगर पिता नहीं रहे तो उनके बच्चों का दादा की संपत्ति पर कोई हक नहीं बनता। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग, कह सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार है जो ये कहता है कि नहीं, उन बच्चों को अपने पिता का पूरा हिस्सा मिलना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि ये जो दूसरा क्रांतिकारी विचार है, ये आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल बात है? नहीं, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तर्क और एक कानूनी व्याख्या छिपी हुई है। तो चलिए इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। देखिए, जो लोग इस विचार के साथ खड़े हैं वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये कोई खोखला दावा नहीं है, हवा में की गई बात नहीं है। उन्होंने इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया है और अपनी किताबों में इसके पक्ष में बड़े मजबूत तर्क दिए हैं। उनका साफ मानना है कि इसके खिलाफ जो भी तर्क दिए जाते हैं उनमें दम नहीं है, वो काफी कमजोर हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, इसे इज्तिहादी मामला कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सरल शब्दों में इसका मतलब है कानून को बदलना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना। ये कुरान के मूल पाठ को बदलने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें आज के जमाने में, आज के संदर्भ में समझने और उनकी सही व्याख्या करने के बारे में है। तो फिर इस पूरी बहस का आधार क्या है? मतलब वो कौन सा एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो एक यतीम पोते को उसकी विरासत का हक दिला सकता है? चलिए जानते हैं। इस पूरे तर्क का जो केंद्र है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है, और वो विचार है पोता अपने फौजशुदा बाप का कायम मकाम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर वो अपने पिता का प्रतिनिधि बन जाता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव, और विरासत के मामले में वो ठीक वही जगह रखता है, वही स्थान रखता है जो उसके पिता का होता अगर वो जीवित होते। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। सोचिए, एक साहब हैं जिनके 4 बेटे थे, लेकिन बदकिस्मती से एक बेटे का निधन दादा के जीते जी ही हो गया। अब क्या होगा? तो इस तर्क के मुताबिक संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में ही बांटा जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि चारों बेटे जिंदा हों, और वो हिस्सा जो उस बेटे का था जो अब नहीं रहा, वो हिस्सा सीधे उसके बच्चों यानी यतीम पोते पोतियों को मिल जाएगा। तो ठीक है, इन सारे तर्कों और इस उदाहरण के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस नजरिए के हिसाब से अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? तो चलिए इस पूरे नजरिए के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, यतीम पोते को विरासत से बाहर नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 2, उसे ठीक वही हिस्सा मिलेगा जो उसके पिता को मिलता। तीसरा, ये हिस्सा फिर उन बच्चों के बीच में बांटा जाएगा। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ये कानून को बदलना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही भावना के साथ समझना है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम परंपरा और इंसाफ के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस कैसे बनाएं? क्या हमें हमेशा स्थापित नियमों का ही पालन करते रहना चाहिए, या फिर समय के साथ इंसाफ की जो हमारी समझ बदलती है उसके हिसाब से उन नियमों की व्याख्या करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर अपने समाज में खोजना होगा।